फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे। ये जो कविता है वो काव्य संग्रह ट्रैवलिंग इन अ केज से ली गई है। इस कविता में कवि एक आम इंसान के रोज की दिनचर्या जो बहुत ही दयनीय है, नीरस है, वो बताने की कोशिश करते हैं। घर पर भी आकर उन्हें अपनापन नहीं मिलता, अपने ही घर पर अलगाव की भावना रहती है। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. कवि कहते हैं कि उनके पिताजी जो हैं वो बहुत देर से शाम की जो देर वाली ट्रेन है उसे लेकर सफ़र करके वापस घर की ओर आते हैं। वो ट्रेन इतनी भरी हुई है कि वहाँ पे उन्हें बेचारों को खड़ा ही रहना पड़ता है। उनके जो सहयोगी है, कम्यूटर्स का मतलब होता है वो जो काम के आप कह सकते हैं स्थान से घर तक का जो सफ़र है वो ट्रेन से रोज़ काटते रहते हैं, तो उनके साथ वो खड़े होके ही आते हैं। देखिए यहाँ पे साइलेंट वर्ड का यूज़ किया है। इसका मतलब ये इतने थके हारे हैं या ये इनका रोज़ का काम हो गया आना जाना, तो वो एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के पास अगर हम देखते हैं तो स्टैंडिंग और साइलेंट, ये स का जो साउंड है वो रिपीट किया गया है। इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच हो गया एलिट्रेशन। Suburbs slide past his unseeing eyes। यहाँ पे क्या होता है कि उनकी आंखों के सामने से जब वो ट्रेन में बैठे हैं तो आप देख सकते खिड़की में से आपको जो शहर है या जो गांव टाइप है वो पास होते हुए दिखता है। लेकिन ये जो पिताजी है वो बाहर नहीं देखने की सोचते हैं। उनको बाहर के वातावरण से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ये तो उनके रोज़ का सफ़र है, रोज़ के दृश्य हो गया था। अब उन्हें यह सब नहीं भाता था क्योंकि ये उनके लिए एक मोनोटोनस या रूटीन सा हो गया था, इसलिए उनको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अनदेखा कर देते थे बाहर के सीन को। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud। इसका मतलब होता है कि उन्होंने जो शर्ट और पैंट पहना था वो पूरा का पूरा गीला था और जो उनका ब्लैक रेनकोट था उसके भी मिट्टी के छींटे उस पर उड़े हुए थे। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि बाहर शायद से ज़ोरदार बारिश हो रही होगी जिसके कारण उनके कपड़े भीग गए थे और उनको उनकी परवाह नहीं थी। वो बस घर की ओर जाने की सोच रहे थे, भले ही उनके रेनकोट के ऊपर मिट्टी के धब्बे गिरे हो, उन्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। And his bag stuffed with books is falling apart। उनकी जो बैग है वो किताबों से इतनी भरी हुई है कि वो किताबें बैग से बाहर निकल रही है और उनको वो बैग संभालना भी मुश्किल हो रहा था। His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night। उनके आंखों की भले ही रोशनी कम हो गई हो उम्र के कारण, लेकिन वो फिर भी घर जाने की आस में वो अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे थे। इतनी भारी बरसात होते हुए भी, रात का समय बरसात, फिर भी वो अपने घर जाने की राह देख रहे थे। यहाँ पे देखिए ह्यूमिड मॉनसून नाइट जो है, ये ह्यूमिड एक क्लाइमेट ह्यूमिड हो सकती है लेकिन रात ह्यूमिड नहीं हो सकती। उन्होंने रात को ह्यूमिड बिताया हुआ है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि वो ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं, मानो कोई तो भी एक शब्द एक बहुत बड़े वाक्य में से नीचे छूट गया हो। देखिए यहाँ पे अगर एक शब्द बड़े से वाक्य में से छूट जाता है तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे ही जैसे इतनी बड़ी ट्रेन में से अगर एक इंसान नीचे उतर जाता है तो ना तो उस ट्रेन को, ना ही उस ट्रेन में बैठे हुए जो भी पैसेंजर्स है उनको कोई फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि जैसे पिताजी को कोई ज़्यादा कीमत नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था, भले ही वो हो ना हो, किसी को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था।
यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ किया है लाइक, लाइक का वर्ड, यहाँ पे उसकी कंपैरिजन की गई है। पिताजी के नीचे उतरने की कंपैरिजन एक शब्द के वाक्य में से गिरने के साथ की गई है। फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था, लाइक और एज आता है, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? सिमिले। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway lines, enters the lane. उनको इतनी जल्दी है घर पहुंचने की कि वो फटाफट ग्रे प्लेटफॉर्म जो है ग्रे कलर का, उसे क्रॉस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ड ग्रे बताया गया है, इसका मतलब अकेलापन है। उनके अकेलेपन का इतना बड़ा रास्ता है कि वो ये सोचते कि अकेलापन कब दूर होगा, और वो इस अकेलेपन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। He crosses the railway lines and enters the lane. वो अपनी जो रेलवे लाइन्स है वो क्रॉस करके फटाफट अपने घर की जो गली है उसमें घुस जाते हैं। His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. उनकी जो चप्पल है वो मिट्टी से पूरी भरी हुई है, तो वो फिर भी उसकी परवाह न किए हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो इतने बेसब्र है कि उन्हें अपनी कोई परवाह तक नहीं है। देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि उनकी चप्पल जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, मिट्टी से सने हुए। इसका मतलब वो पैर उनको आगे बढ़ने की नहीं दे रहे हैं इजाज़त, फिर भी वो आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इतनी चाह है घर जाने की कि वो उसकी परवाह किए बगैर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। Home again, I see him drinking weak tea, eating a steel chapati, reading a book. घर पर आने पर उनको कोई ग्रीट करने वाला नहीं, उनका कोई हाल हवाल पूछने वाला भी नहीं है। वे फीकी चाय और बासी रोटी खाते हैं। वो इतने अकेले हैं कि ये अकेलापन दूर करने के लिए वो खुद को किताबों में खोने की या ढूंढने की कोशिश करते हैं। किताब ही उनका साथी है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो है वो एक फीकी चाय और बासी रोटियां खाते हैं। ये जो चपाती है, ये चपाती डिनोट करता है फूड को। ये फूड एक पूरा खाना हो गया, तो वो पूरे खाने का जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने चपाती का डिनोशन दिया हुआ है, चपाती कहा गया है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो गया मिटोनिमी। ओके, यहाँ पे देखिए उनकी बेसिक ज़रूरत जो है उनको भी किसी ने पूरा करना नहीं किया है। मामूली सी ज़रूरतों को भी अनदेखा किया गया है। उन्हें खाने के लिए भी अच्छा खाना नहीं दिया गया, बासी रोटी दी गई है और फीकी चाय। देखिए इसका मतलब वो कितने नेग्लेक्टेड है घर पर। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. वे अपनी भावनाओं को अपने में ही दबाने की कोशिश करते हैं और टॉयलेट में जाते हैं, कुछ सोचते हैं और अपनी ही ख्यालों में खो जाते हैं। देखिए ये कितने अकेले हैं यहाँ पे कि उन्हें अपने लिए एक अलग सी स्पेस ढूंढने की जगह, एक जगह ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान ने इंसानों की इस दुनिया में ही इंसान को अलग कर दिया है, अकेला कर दिया है। यहाँ पे पिताजी के होने का या ना होने का उनके लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे आए, उन्होंने अपना खाना जो था वो खाया और अब वे अकेले ही अपनी भावनाओं के साथ अकेले ही हैं। Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो अपने ख्यालों में ही आके सिंक से हाथ धोने लगते हैं। ठंडा ठंडा पानी जो है नल का, उससे वे वापस अपने होशो हवास में आ जाते हैं, अपने विचारों से बाहर निकलते हैं। वो पानी इतना ठंडा है कि वे वापस अपने होश में आ जाते हैं। यहाँ पे जो वर्ड ट्रेम्बल है उसका अर्थ होता है कांपना या चौंकना। तो वो अपने ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि वो जब पानी का स्पर्श होता है तो वो वापस हकीकत या वास्तविकता में लौट आते हैं।
A few droplets cling to the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share. देखिए कुछ पानी की बूंदें उनकी कलाई के जो सफ़ेद बाल है उसमें चिपट गई थीं। उनके जो आप कह सकते उदास, हट्टी या बदतमीज़ बच्चे थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था अपने पापा से। वो अपनी कोई भी सीक्रेट जो है शेयर नहीं करना चाहते थे अपने पापा से। इससे यह पता चलता है कि बच्चों को अपने पापा से कोई लेना देना नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। देखिए वो अपने पापा के साथ कोई भी हंसी मजाक करना नहीं चाहते थे, या उनके जो कुछ सीक्रेट्स थे वो अपने पापा के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। हम हमेशा अपने पापा को, मम्मी को सारी चीज़ें बता देते क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। लेकिन ये देखिए ये जो बच्चे हैं ये अपने पापा के साथ कोई भी चीज़ शेयर करना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये बच्चे बड़े ही खुदगर्ज हैं। He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren. अब वे सोने की तैयारी करने वाले हैं। वो सुनते हुए, रेडियो सुनते सुनते सोने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो रेडियो है ये भी स्टैटिक बताया गया है। इसका मतलब ये रेडियो भी नहीं चलता है, फिर भी वो उसकी सुनते सुनते सोने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स मतलब वो अपने ख्यालों में अपने पूर्वजों के बारे में और अपने पोतों के बारे में सोचने वाले हैं। इसका मतलब वो अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचते हुए सोने की कोशिश करते हैं। Thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. वे ये बात सोच के सोने की कोशिश करते हैं कि वो खुद एक संकरे मार्ग से एक ऐसे उपमहाद्वीप पे आ गए हैं जहाँ पे उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है। वो एक खाना बदोश के जैसे हैं जो बस राह घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ के लोगों का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई अपनेपन नहीं है। यह बात सोचते सोचते वो सो जाते हैं। ये कविता के लेखक हैं दिलीप चित्रे। आप ये इस बात की ओर ध्यान दीजिए, ये माता पिता है जिनके लिए आप फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं। एक दिन उनको याद करके या लोगों को दिखाने के लिए आप ये दिन मनाते हैं। लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप हर दिन, हर पल, हर सांस में उनको याद करें जिन्होंने आपको जन्म दिया है? क्या आपका उनके प्रति कोई दायित्व नहीं है? इस बात की ओर ज़रा गौर कीजिए। बाय।